नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24x7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है आदित्य चौहान और ये विशेष प्रोग्राम है ब्यूरोक्रेसी चैप्टर। मेरे साथ हैं न्यूज़ इंडिया 24x7 के एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी जी। ब्यूरोक्रेसी चैप्टर में आज बात उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी की। बीजेपी रूलिंग जितने भी स्टेट हैं, अगर उनमें कोई सबसे मजबूत स्टेट और सीएम कहा जाए तो सबसे पहले कोई नाम अगर निकल के आता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। आज उत्तर प्रदेश जिस तरीके से विकास की परवान चढ़ रहा है, जिस तरीके से विकास की राह पे चल रहा है, यकीनी तौर पर उस पर एक विजन योगी आदित्यनाथ का है, तो उसके साथ साथ उनकी कैबिनेट और उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी है। हमारी ये विशेष पेशकश है ब्यूरोक्रेसी चैप्टर, इसलिए हम आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के साथ काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी की। अरविंद जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्योंकि पूरा देश ये जानना चाहता है, ये जानता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत कद्दावर नेता हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने विकास की राह पर ला करके खड़ा कर दिया है और पूरे देश में जिस गति से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यकीनी तौर पर उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत मजबूत है। तो इस ब्यूरोक्रेसी के राज को पूरा देश जानना चाहता है, लोग समझना चाहते हैं। आप प्लीज बताएं कि ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की किस राह पर है, कैसी है, ब्रीफ दीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम कर रही है, खासतौर पे पंचम तल। पंचम तल उसे कहा जाता है जहाँ से पूरे प्रदेश का एक तरीके से नियंत्रण होता है, मुख्यमंत्री के आदेश के पालन को सुनिश्चित किया जाता है और ये सारे जो है आदेशों के पालन को सुनिश्चित करना ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है। खासतौर पे मुख्यमंत्री के सचिव का काम होता है और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव और अन्य विभागों के सचिव होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम होता है। इस समय उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में सबसे मजबूत व्यक्ति जिसे कहा जाता है, उनका नाम संजय प्रसाद है, जो कि 1995 के आईएएस अफसर हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि एसपी गोयल, जो कि मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी थे, अब उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको सबसे ताकतवर कहा जाता था, लेकिन अभी हाल में जिस तरीके से परिवर्तन हुए हैं उसमें उनका कद घटा है। अब हम आपको विस्तार से जरा बताते हैं संजय प्रसाद के बारे में और पंचम तल पे काम करने वाले लोगों के बारे में कि आखिर किस तरीके से समय समय गाहे बगाहे ये लोग विवाद में भी फंस जाते हैं, कौन मुख्यमंत्री का करीबी है, किससे जो है गलतियां होती हैं, उसको भी आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि हमसे लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का करीबी कौन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजनीति में कोई किसी का करीबी नहीं होता है, ये पद और कुर्सी की बात होती है और यही हमने हमेशा देखा है और इसी को हम आपको समझाना चाहते हैं और उन आईएएस अफसरों को भी समझाना चाहते हैं जो ये समझते हैं कि नहीं वो भगवान है, तो वो भगवान नहीं है। ये बात उनको भूलनी नहीं चाहिए और याद रखनी चाहिए। अरविंद जी, एक चीज़ मैं आपको बीच में बोलना चाहूँगा कि आज हमने सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन फ्लैश किया कि आज हम शाम में ब्यूरोक्रेसी चैप्टर में योगी आदित्यनाथ की ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। तो लोगों ने ये सवाल सबसे पहले उठाया कि उनका सबसे करीबी, सबसे विश्वास पात्र, सब नंबर 1 पोजीशन अगर किसी को दी जाए तो वो कौन है, क्यों है और उसके पास जिम्मेदारियां क्या हैं? जी, मैंने जैसा कहा कि सबसे करीबी अफसर कभी एसपी गोयल हुआ करते थे, उसके बाद वो जगह जो है अवनीश अवस्थी ने ली और उसके बाद उसी जगह को भरा है संजय प्रसाद ने। संजय प्रसाद के पास इसमें बहुत सारे विभाग हैं और वो सिर्फ प्रशासनिक पद पे हैं। आपको मैं बता दूं कि उनके पास सबसे महत्वपूर्ण गृह विभाग है, जिससे सभी पुलिस अफसरों को पूरे प्रदेश में नियंत्रित किया जाता है। उनके पास सूचना विभाग है, जिससे आप समझ लें कि जो मीडिया और अखबार हैं उनको एक तरीके से नियंत्रित करने का काम इसके जरिए एक पूरे सिस्टम करता है कि भाई किसको विज्ञापन दिया जाना है, किसको कितना विज्ञापन दिया जाना है, किसको हमें एक्रेडिशन देना है, किस चैनल को आगे बढ़ाना है, किस अखबार को आगे बढ़ाना है, किस वेबसाइट को आगे बढ़ाना है, ये सारा का सारा काम उससे जो है वो नियंत्रित होता है। लेकिन संजय प्रसाद की खासियत एक और बताऊं कि संजय प्रसाद को समुद्र के किनारे कॉफी पीना बहुत पसंद है। अच्छा। वो अकेले चाहते हैं, उनका मन करता है कि नहीं हम जो है कॉफी पिएं कहीं अकेले और शानदार जो है समुद्र की लहरों को देखते रहें, तो ये उनको अच्छा लगता है। कभी हम लोगों ने जब कभी हमारी बातचीत उनसे होती थी तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या है, तो उनका कहना था कि हम एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं जो समुद्र के किनारे हो या किसी बड़े झील के किनारे या नदी के किनारे हो, तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत सुकून देने वाला होता है।
दूसरा मैं आपको बता दूं कि हाल में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे मामले भी रहे हैं जो संजय प्रसाद से जो है जुड़े रहे हैं, और उस पर भी मैं चाहूंगा कि उस पर भी बातचीत हो, दर्शकों को जानकारी क्या है कि संजय प्रसाद को जो है एक तरीके से मुख्यमंत्री का शैडो कहा जाता है कि भाई वो साया है, और फिलहाल जो है इनको जो है आदित्यनाथ कार्यालय में सबसे शक्तिशाली अधिकारी माना जाता है। 2017 से 2022 का जो दर्जा अवनीश अवस्थी को प्राप्त था, अब वही काम जो है संजय प्रसाद के पास है। संजय प्रसाद के पास इसमें गृह सचिव, सूचना, गृह विभाग का पुलिस महानिदेशालय, इस पद के नाते जो है संजय प्रसाद डीजीपी सीएम के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे भी काम करते हैं। जैसा मैंने कहा कि उसके अलावा आवास, लोक भवन में उनके कार्यालय, उनकी यात्राओं की सभी जगह उनके साथ मौजूद रहना 24/7 ये हमें बताता है कि संजय प्रसाद कितने महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी हाल में जो बड़े विवाद हुए जो संजय प्रसाद से जो जुड़े रहे हैं, उसमें एक बड़ा विवाद ये था कि अध्यात्म, चूंकि उनके पास काम बहुत है, तो उसमें एक मामला जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया, जिसमें उनको नोटिस दी गई। एक पूर्व आदेश था 31 जनवरी 2024 का, जिसका अनुपालन न करने के कारण जो है इसमें जो है प्रथम दृष्टया उनको अवमानना का मामला माना गया और चेतावनी दी गई। लेकिन इसमें सीधे तौर पे संजय प्रसाद का कोई ऐसा दोष हमें नजर नहीं आता है जिसको हम कहें कि नहीं वो जो है डायरेक्टली दोषी हैं। दूसरा आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसके अलावा वहां पे और कौन कौन लोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको संजय प्रसाद के बारे में बताया। अरविंद जी, अभी जब हम दिन में इस एपिसोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आपने एक बड़ी अहम बात बताई थी, तो मुझे लगता है वो दर्शकों के साथ साझा कर दूं। 1999 के ये युवा IAS अधिकारी हैं, और गोरखपुर में जब ये पहुंचे थे तब इनकी पहली मुलाकात वहाँ हुई 95। ये 1995 बैच के अधिकारी हैं, और गोरखपुर में संजय प्रसाद की नज़दीकियाँ बढ़ी। संजय प्रसाद ज़्यादातर दिल्ली में रहे हैं, उनको खान मार्केट में घूमना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और संजय प्रसाद को एक बात से बड़ी चिढ़ है, बड़ी नफरत है कि अगर उनसे कोई सुरक्षा की मांग करता है, वह किसी सुरक्षा में अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उनकी बड़ी नाराजगी लगती है, बड़े नाराज हो जाते हैं। मतलब बहुत सिंपल साधारण आदमी है, ये बताते हैं कि वो बहुत सिंपल और साधारण व्यक्ति हैं। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन अब ये लोग बताएंगे कि वो कैसे आदमी है, लेकिन वो इस बात से बड़े नाराज होते हैं कि भाई उनसे अगर कोई सुरक्षा मांगने चला गया, अगर उनको लेके सुरक्षा के बारे में अगर किसी ने जो है जाके अपनी फाइल लगा दी तो उससे वो बड़े नाराज होते हैं। उन्होंने एक घटना बताई थी, एक जिक्र किया था कि एक विधायक थे, वो पलासियो माल में घूमने गए। लखनऊ का पलासियो माल बड़ा फेमस है, तो वहाँ वो घूमने गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक विधायक जो है 10-15 गनर लेके जो है वो माल में घूम रहा था। तो उनका कहना था कि हम आए तो हमने पता कराया कि भाई कौन आदमी है, हमने सारे गनर वापस ले लिए उनके। तो ये संजय प्रसाद की खूबी है कि गनर के मामले में अगर आपने उनसे मांग कर दी तो फिर वो आप मान के चलिए कि वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मानना है। लेकिन हम वही दूसरी तरफ देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे गनर लेके चल रहे हैं, उनकी बहुत लंबी फहरिस्त है यकीनी तौर पर। ये जो है ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई उनको इतने सारे गनर कैसे मिल गए। क्या संजय प्रसाद को ये बात पता है कि नहीं पता है, ये जानने की जरूरत है मेरे ख्याल। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ की एक तरीके से कहे वो ब्लू आई बॉय है, आंखों का तारा है, और उसके बावजूद इतनी सिंप्लिसिटी में चलना, इतनी सिंप्लिसिटी में रहना और इतने अहम पदों को संभालना, मतलब पंचम तल पर 5 बड़े डिपार्टमेंट संभालना आसान बात नहीं है। लेकिन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना आसान नहीं होता, लेकिन संजय प्रसाद इसे निभा रहे हैं। फिलहाल संजय प्रसाद महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अब अरविंद जी, अगर इसमें पायदान अगर तय कर दी जाए कि प्रथम पोजीशन अगर संजय प्रसाद की है तो दूसरे नंबर की पोजीशन किसको मिलती है जो योगी आदित्यनाथ के करीबी है? पोजीशन अगर हम IAS के तौर पे देखें तो सुरेंद्र सिंह की है जी। सुरेंद्र सिंह अभी दिल्ली में राज्यपाल के OSD थे, और सबसे खास बात यह है कि वो बनारस में बहुत दिनों तक DM थे। सुरेंद्र सिंह जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, बहुत ही अच्छे अफसर हैं वो। और मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं सुरेंद्र सिंह, और प्रधानमंत्री के एक बहुत ही भरोसेमंद अफसर हैं सुरेंद्र सिंह। मुझे लगता है कि सुरेंद्र सिंह को इसीलिए यहाँ लगाया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच में बहुत अच्छा समन्वय बना रहे। और सुरेंद्र सिंह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण IAS अफसर के तौर पे जो है उत्तर प्रदेश में इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका लंबा समय जो है बनारस में बीता है। प्रधानमंत्री का कार्यालय उनके कामकाज को बहुत अच्छे से जानता है, और शायद यही कारण है कि सुरेंद्र सिंह को जो है
वो लखनऊ में पोस्ट किया गया है, योगी के कार्यालय में पोस्ट किया गया है कि वो एक अच्छा समन्वय बना सकें और अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो उसको भी सही जगह पे जानकारी दे। हाँ जी। देखिए अरविंद जी, जब योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतने सारे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं विपक्षी, तो यकीनी तौर पर जो उनकी ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप IAS ऑफिसर्स हैं तो उनको भी लोग कहाँ छोड़ेंगे। क्या कोई विवाद इनके साथ भी जुड़ा हुआ है सुरेंद्र प्रसाद जी के? सुरेंद्र सिंह जी के साथ विवाद तो नहीं जुड़ा है, लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, मुझे याद है हम मुजफ्फरनगर और में दंगा हुआ था जी। उस दौरान वो DM वहाँ के थे और उनको बाद में वहाँ से हटाया गया था। बाद में लोगों ने यहाँ तक कहा कि सुरेंद्र सिंह होते तो शायद इस सारी विवादों को संभाल लेते, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ब्यूरोक्रेसी के जो फैसले होते हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग लेते हैं, वो उनको खाली इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं और यही जिम्मेदारी रहती है उनकी। हो सकता है उस समय कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो छूट गई होंगी नज़रों से। उसके अलावा ऐसा कोई विवाद हमने नहीं देखा सुरेंद्र सिंह को लेके। खासतौर पे बनारस में थे तो बहुत ही मृदुभाषी और उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वहाँ कराया था, जिस समय जो बहुत सारे NRIs आए थे वहाँ पे, उसका कार्यक्रम सुरेंद्र सिंह ने कराया था। बहुत ही सफल आयोजन था। अब मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जब वो SD थे यहाँ पे उस दौरान भी हमारी मुलाकातें उनसे होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। तो मुझे पता है कि सुरेंद्र सिंह का काम करने का तरीका क्या है। बहुत ही सरल हैं, बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, परिवार उनका खेती किसानी कर रहा है और आज भी उनका मन उसी में रमता है। देखिए, जब कोई लीडरशिप स्ट्रांग होती है, जिसमें ठसक होती है फैसले लेने की, तो यकीनी तौर पर लीडर विजन देता है अपने अफसरों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, और उसी ठसक की वजह से, उन्हीं सही फैसलों की वजह से आज उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने नए नए स्थापित कर रहा है। अब अगर इस IAS यानी इस ब्यूरोक्रेसी में तीसरे नंबर का अगर नाम लिया जाए, तो तीसरे, हाँ, मैं बता देता हूँ कि इनकी भूमिकाएं रहती हैं। लोग अलग अलग विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जैसे एक IAS के जिम्मे 2-3 विभाग दे दिया जाता है कि वहाँ पे जो चीज़ें बड़ी योजनाएं चल रही हैं उसको कैसे जो है कोऑर्डिनेट किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं फाइलें रुक रही हैं, या कोई काम में जो है बाधा बन रहा है। ये सारी रिपोर्ट्स जो है उन IAS अफसरों के जिम्मे होती हैं। अब तीसरे नंबर पे जो हम लोगों ने रिसर्च किया, उसमें तीसरे नंबर पे नाम है अमित सिंह का। अमित सिंह जो है रेलवे के अफसर हैं, गोरखपुर में पोस्टेड थे, और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी बड़ी नज़दीकी है और वो भी मुख्यमंत्री के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री के कामों को सही तरीके से करवाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। उसके अलावा सूर्यपाल गंगवार जो कि लखनऊ के DM हुआ करते थे, वो भी जो है मुख्यमंत्री के प्रशासनिक विभागों के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम करते हैं। ये सचिव स्तर के अफसर हैं। उसके अलावा विशेष सचिव स्तर के जो अफसर हैं वो ईशान प्रताप सिंह, मधुसूदन हुल्गी, विशाल भारद्वाज, नवनीत सिंह चहल, ब्रिजेश कुमार हैं। ये जो है ये सारे IAS अफसर हैं और इनका काम भी जो है बड़ी निवेश विशिष्ट परियोजनाओं की निगरानी करना है। हालांकि जो सचिव लोग हैं उसमें गृह, सूचना और संयुक्त के अलग अलग प्रभार होते हैं, उसमें अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी जो है लगाई जाती है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे OSD हैं जो कि नॉन जो है ब्यूरोक्रेटिक है जी, जो कि संबंधों के आधार पे हैं। उनको बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब मैं आपको बता दूं इसमें इनके जो मुख्यमंत्री जी के जो SD हैं उसमें NKS चौहान हैं, राजभूषण सिंह रावत हैं, संजीव सिंह हैं, डॉक्टर सरवन सिंह बघेल हैं और प्रखर वर्मा शामिल हैं। ये जो है मुख्यमंत्री के राजनीतिक और व्यक्तिगत नेटवर्क को जो है दर्शाता है। जैसे राजभूषण रावत हैं, या पूर्व में योगी आदित्यनाथ के निजी सचिव रहे हैं, उनके दिल्ली निवास पर उनके साथ काम करते थे। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जो है इनको लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। संजीव सिंह भाजपा IT सेल में राष्ट्रीय सह संयोजक थे, वर्तमान में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। इनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए थे, जिसपे बाद में उनका जो है बयान आया था। OSD की यह संरचना मुख्यमंत्री की नौकरशाही पर निर्भर हुए बिना सीधे राजनीतिक फीडबैक, पार्टी समन्वय, सोशल मीडिया और CMO को आपस में जोड़ने का काम करती है, और इसलिए जो है ये लोग बहुत ही अहम लोग हैं। यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं और बहुत अहम जिम्मेदारियों को निभाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सूबा विकास की राह पे आगे बढ़ पाता है। सारी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना, सलीके से इम्प्लीमेंट करना, ताकि उसके रिजल्ट आ सके, ये वही लोग हैं। लेकिन आपने सारे पॉजिटिव नाम तो गिना दिए, कुछ ऐसे नाम भी बता दीजिए जो बहुत विवादित नाम रहे हो। देखिए, राजनीति जहाँ होती है वहाँ विवाद होता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और मैं समझता हूँ कि बड़े कम लोग देखें, जैसे
मैंने नरेंद्र मोदी के सचिवालय में देखा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी तरह के विवाद में शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सीखने की बात होती है कि अगर आपका सचिवालय है तो उस पर कोई भी सवाल न खड़ा करे। जी। अभी हाल में 2 लोगों को जो है उनके कामों से हटाया गया। एक मृत्युंजय कुमार जो कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार थे और एक शिशिर सिंह जो कि सूचना निदेशक थे। उसके अपने अलग अलग कारण बताए गए, लेकिन अभी वो लोग उतने ही प्रभावी हैं क्योंकि वो सभी लोग मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं और मैं समझता हूं कि वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम देते हैं। उसके अलावा अभी जो और भी 1-2 महत्वपूर्ण लोग हैं उनका भी नाम लोगों को जानना चाहिए। विशाल सिंह को सूचना का निदेशक बना के लेके आया गया है, जिनका काम है मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ जो है संजय प्रसाद के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करना और उस कोऑर्डिनेशन को जमीन पर जो है एक्टिव करना, जमीन पर लागू कराना है। समय समय पे लेके उनसे भी विवादित चीज़ें होती रहती हैं, बट वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जिसको लेके जो है बहुत सारे सवाल खड़े किए। जी, यकीनी तौर पर ऐसा होता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, इनकी मेहनत, इनकी सच्चाई, इनकी ईमानदारी, इनकी लगातार काम करने की जो बातें हैं वो चीज़ें निकल के सामने नहीं आती। इसीलिए उन हीरोज़ के बारे में, हम इनको हीरोज़ ही कहेंगे, जो लगातार पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन मेहनत करते हैं और किसी भी सूबे को आगे लेकर के आते हैं, जनहित के जितने भी फैसले हैं उनको ईमानदारी से लागू कराते हैं। बहरहाल ये जो तमाम सारे हीरोज़ हैं इनको आगे लाने की यही कोशिश है ब्यूरोक्रेसी चैप्टर। और अरविंद जी ने जब ये पहली बार डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे तो यकीनी तौर पर पूरे मीडिया को देख लीजिए, कहीं भी ब्यूरोक्रेसी की इस तरीके से बात नहीं होती जिस तरीके से हमने उनके कामों का उल्लेख किया, या फिर आगे हम इस तरीके से करते रहेंगे। अरविंद जी, आज आपने ये जो लोक भवन में बैठने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, योगी आदित्यनाथ जी के जो आंखों के तारे और जो अच्छा काम करने वाले या विवादित लोग हैं, उन सब के बारे में बताया। अगर कोई और रही बची बात हो कह दीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स वो होते हैं जो आपकी तकदीर को बदलने का काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स वो होते हैं जो सरकार की नीतियों को जमीन पर क्रियान्वित करने का काम करते हैं। इसीलिए जनता को बहुत अपेक्षा होती है और हमेशा आप देखें कि कोई नौकरशाह, जिले में एक डीएम होता है, एक कप्तान होता है, कितनी अपेक्षाएं रहती हैं लोगों को। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि जब ये लोग चयनित होकर आते हैं, बहुत मेहनत करके आते हैं, और मेरा ये भी मानना है कि किस तरीके से मेहनत को सफल करने के लिए घंटों घंटों पढ़ाई करके आते हैं, बहुत सारी चुनौतियों को पार करके आते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपके लिए जनता ही जनार्दन है। जनता की बातों को सुनना, उनके दुख को दूर करना, यही आपका काम है। और मैं समझता हूँ कि कुर्सी कभी भी किसी की नहीं होती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुर्सी समय की होती है, समय बीतता रहता है, हर पल जो है पीछे छूट जाता है और हर समय ये 24 घंटे चक्र चलता रहता है। मेरा यही इन नौकरशाहों को सलाह है कि ज़मीन पे रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए, ज़मीन के लिए काम। यकीनी तौर पर अरविंद जी, देखिए ब्यूरोक्रेसी के बारे में अगर कोई गूगल करे तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी करके ला पाना बड़ा मेहनत का काम होता है। लेकिन आज आपने बड़ी खूबसूरती से, बारीकी से इन सारे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जो जानकारी दी वो बहुत अहम है और एक ही प्लेटफॉर्म पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाना ये भी बड़ी बात है। बहरहाल आपने इतनी खूबसूरती से इतना बारीक विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्यूरोक्रेसी चैप्टर में कल होगी फिर एक नई बात, एक नई ब्यूरोक्रेसी के बारे में, एक नई जगह के बारे में, फिलहाल नए अफसर के बारे में। यकीनी तौर पर इस एपिसोड को लेकर के अगर आपके मन में कोई बातचीत है, कोई सवाल है, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय दीजिए। यकीनी तौर पर हम उस पर चर्चा करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। आपके पास कोई शिकायत भी है तो वो भी लिख दीजिए, वो भी बताइए, वो भी हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। क्या वो देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रहा है, या फिर वो व्यक्तिगत अपने लिए काम कर रहा है। जी, तो कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को, ब्यूरोक्रेसी चैप्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अरविंद जी। धन्यवाद।